हे गाइस, जय महाकाल, नमस्ते एंड सत श्री अकाल। वेलकम टू योर चैनल MPRM। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे होंगे। आज हमारा टॉपिक है पॉलिटी से, जिसमें हम भारतीय संविधान एवं शासन कंप्लीट करने वाले हैं। हम इसको विजन IAS अकेडमी के नोट से कंप्लीट करेंगे, जो कि हमारे वनडे एग्ज़ाम SI रेलवे कांस्टेबल पटवारी और जिन भी एग्ज़ाम में GK आता है उन सभी के लिए ज़रूरी है। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चलिए गाइस, पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। परिचय। संविधान क्या है? संविधान विशिष्ट कानून वैधता वाला एक विधिक दस्तावेज होता है, जिसमें राज्य के मूलभूत संस्थानों की स्थापना का ढांचा निहित होता है। यह विभिन्न संस्थानों के कार्यप्रणाली को नियंत्रित करने वाले मूल सिद्धांतों को निर्दिष्ट करता है। इसके साथ ही यह विभिन्न संस्थानों की संरचना, संगठन, अधिकार क्षेत्र और उनके मुख्य जनादेश को भी निर्धारित करता है। वस्तुतः यह विभिन्न संस्थानों के मध्य अंतः संबंधों को परिभाषित करता है। यह जीवन के सभी क्षेत्रों में नागरिकों और राज्य के मध्य संबंधों का संचालन करता है। संक्षेप में यह किसी राष्ट्र की नियम पुस्तिका होती, उस राज्य, समाज और कानून को नियंत्रित करती है। संविधान राज्य के शासकीय निकायों द्वारा पालन की जाने वाली नीतियों को भी दर्शाता है। चूँकि भारत एक लोकतंत्र है, अतः इसका संविधान नागरिकों को मूल अधिकारों की गारंटी प्रदान करता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के माध्यम से मूलभूत सामाजिक राजनीतिक मूल्यों को प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करता है। संविधान के कार्य। संविधान लिखित अलिखित की महत्वपूर्ण राजनीतिक महत्व होती है। इसके अनेक प्रकार होते हैं, जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। विचारधारा की अभिव्यक्ति, मूलभूत कानून की अभिव्यक्ति, संगठनात्मक ढांचा और सरकार के स्तर। विचारधारा की अभिव्यक्ति। यह किसी राष्ट्र राज्य के दर्शन और विचारधारा को दर्शाता है। मूलभूत कानून की अभिव्यक्ति। संविधान मूलभूत कानूनों को प्रदर्शित करता है। इन कानूनों को एक प्रक्रिया के माध्यम से सामान्यतः संशोधित या फिर परिवर्तित किया जा सकता है, जिसे संविधान संशोधन कहा जाता है। कुछ विशेष कानून ऐसे भी होते हैं जो कि नागरिकों के अधिकार पर केंद्रित होते हैं। उदाहरण के लिए अभिव्यक्ति, धर्म, सम्मेलन, प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार। संगठनात्मक ढांचा। यह सरकार के लिए एक संगठनात्मक ढांचा प्रदान करता है। यह विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्यों और उनके अंतर्संबंध और उनके अधिकारों पर प्रतिबंध आदि को परिभाषित करता है। सरकार के स्तर। संविधान सामान्यतः सरकार के विभिन्न घटकों के स्तरों को प्रदर्शित करता है। आमतौर पर संविधान द्वारा निरूपित किया जाता है कि यह संघीय है, परसंघीय है या फिर एकात्मक है। यह राष्ट्रीय और प्रांतीय सरकारों की शक्तियों को भी निरूपित करता है। भारत में तो यह स्थानीय सरकारों की शक्तियों को भी निरूपित करता है। उदाहरण के लिए सोवियत संविधान में मुख्यतः विचारधारा की अभिव्यक्ति थी। इसमें संगठनात्मक ढांचे की अभिव्यक्ति कम थी। इसके विपरीत अमेरिका संविधान में तात्कालीन सरकार के दर्शन की अभिव्यक्ति की तुलना में सरकारी संगठन और शासन पद्धति अभिव्यक्ति अधिक है। संविधानवाद क्या है? सर्वप्रथम हमें संविधान और संविधानवाद में अंतर समझने की आवश्यकता है। राज्य सत्ता में निहित बाध्यकारी शक्तियों का शासन द्वारा मनमाने ढंग से प्रयोग किया जा सकता है। संविधान का निर्माण राज्य सत्ता के विरुद्ध एक सुरक्षा तंत्र के रूप में किया जाता है। इस व्यवस्था को जो लिखित, सामान्यतः या फिर अलिखित संविधान के माध्यम से सरकारों और शासकों को क्षेत्राधिकार के भीतर रहने के लिए बाध्य करती है, उसे संविधानवाद कहा जाता है। संविधानवाद का तात्पर्य है कि राजनीतिक शक्तियों का प्रयोग सीमाओं, निर्बंधों, नियंत्रण और नियमों के अंदर किया जाएगा। संविधान की अवधारणा में शक्ति के निरंकुश एवं अधिनायकवादी प्रयोग के विरुद्ध सीमित सरकार और विधि के शासन के सिद्धांतों को सम्मिलित किया जाता है। KC वेयर और WG एंड्रूज के अनुसार संविधानवाद का अंत शक्तियों के विभाजन, ना कि शक्तियों का केंद्रीकरण। समाज में बहुमत हितों की स्वीकृति। अधिनायकवादी और तानाशाही नेतृत्व की अनुपस्थिति और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर न्यूनतम प्रतिबंधों का आरोपण। कार्ल J. फेडरिक के अनुसार शक्तियों का विभाजन संविधानवाद का सबसे महत्वपूर्ण आधार है। संविधानवाद राजशाही, गणराज्य,
अभिजात वर्गीय राज्य और लोकतंत्र में विद्यमान हो सकता है। यही वह शक्तियों का विभाजन व्याप्त है। भारत में संविधानवाद भारतीय संविधान में भी विद्यमान है। निम्नलिखित विशेषताओं उनका साक्ष्य: लिखित संविधान, संसदीय लोकतंत्र, विधि का शासन, मूल अधिकार, शक्तियों का पृथक्करण एवं नियंत्रण एवं संतुलन। लचीला संविधान, अपरिवर्तनशील आधारभूत ढांचा, सरकार का संघीय स्वरूप, स्वतंत्र न्यायपालिका और न्यायिक समीक्षा। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। संविधान की मुख्य विशेषताएं स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होने वाले लक्षण एवं विशेष बातें होती हैं। भारतीय संविधान इन्हीं विशिष्ट लक्षणों के माध्यम से विभिन्न वैचारिक नियमों और मूल्यों के मध्य समन्वय स्थापित करता है। ये सभी विशिष्ट लक्षण भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के ऐतिहासिक मूल्यों से प्रेरित हैं, जो भारतीय संविधान की सफलता को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। लिखित एवं सबसे विस्तृत संविधान। भारतीय संविधान एक लिखित संविधान है, जिसमें साथ ही साथ यह विश्व के सभी देशों के संविधान की तुलना में सबसे अधिक विस्तृत है। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां सम्मिलित थीं, जिनमें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से कई परिवर्तन किए गए हैं। अप्रैल 2017 तक इनमें 25 भाग, 12 अनुसूची और 5 प्रविष्ट सहित 448 अनुच्छेद हैं। 1950 में अधिनियमित होने के पश्चात संविधान संशोधन हेतु 123 संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किए गए हैं, जिनमें से 101 और 104 संविधान संशोधन कानून पारित किए गए हैं। हालांकि अनुच्छेद 395 संविधान का अंतिम अनुच्छेद है, परंतु अप्रैल 2017 तक अनुच्छेदों की कुल संख्या 448 है। संशोधन के माध्यम से जोड़े गए नए अनुच्छेद मूल संविधान में सम्मिलित भाग में ही सम्मिलित किए गए हैं। अनुच्छेदों में मूल केंद्रों को उलट पलट नहीं करने के उद्देश्य से नए अनुच्छेद अल्फा न्यूमेरिकल सूची के अनुसार सम्मिलित किए गए हैं। उदाहरण के लिए शिक्षा के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद 21A 86 वे संविधान संशोधन द्वारा संविधान में सम्मिलित किए गए हैं। संविधान के विस्तृत होने के पीछे विभिन्न कारक जिम्मेदार हैं। सबसे प्रमुख कारक में से यह है कि संविधान निर्माताओं ने विभिन्न स्रोतों और विश्व के बहुत अन्य संविधानों से कई उपबंध ग्रहण किए हैं। जैसे कि संविधान निर्माताओं ने प्रशासनिक विवरण से संबंधित विषयों पर प्रावधान हेतु भारत सरकार अधिनियम 1935 का अनुसरण किया तथा उनकी कई विशेषताओं को बनाए रखा गया है। दूसरा, भारत से संबंधित विशिष्ट मुद्दों के लिए प्रावधान निर्मित करना आवश्यक था, जैसे कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े क्षेत्रों हेतु विभिन्न प्रावधानों का होना। तीसरा, केंद्र राज्य संबंधों में उसके प्रशासनिक, वैधायिक और वित्तीय संबंधों और अन्य गतिविधियों के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं के लिए विस्तृत प्रावधान किए गए हैं। चौथा, चूंकि भारतीय राज्यों के लिए पृथक संविधान नहीं है, अतः राज्य प्रशासन से सम्मिलित प्रावधान भी भारतीय संविधान में सम्मिलित किए गए हैं। पांचवा, स्थानीय स्वशासी संस्थाओं से संबंधित प्रावधान भी भारतीय संविधान में सम्मिलित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त संविधान को आम नागरिकों के लिए सुस्पष्ट बनाने के लिए व्यक्तिगत अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की एक विशिष्ट सूची और प्रशासनिक प्रक्रियाओं की जानकारी संविधान में समाहित की गई है। निर्ममता और अनिर्ममता का समन्वय। भारतीय संविधान विशुद्ध रूप से ना तो कठोर या फिर अनम्य है और ना ही नम्य या लचीला है। इसकी कठोरता और लचीलापन का समन्वय है। संविधान के कुछ भागों को संसद के साधारण कानून बनाने की प्रक्रिया द्वारा संशोधित किया जा सकता है। हालांकि कुछ प्रावधानों में संशोधन तभी किया जा सकता है जब एक उद्देश्य के लिए एक विधेयक संसद के प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों की बहुमत तथा सदन में उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से संसद के प्रत्येक सदन में पारित हो जाता है। साथ ही कुछ अन्य ऐसे प्रावधान भी हैं जो कि उपरोक्त विधि द्वारा संशोधित किए जा सकते हैं, परंतु इन्हें राष्ट्रपति के समक्ष अनुमति हेतु प्रस्तुत करने से पूर्व कम से कम आधे राज्य का
अनुसमर्थन आवश्यक होता है। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि संविधान संशोधन विधेयक लाने की शक्ति केवल संसद में ही निहित होती है, राज्य विधानसभाएं नहीं ला सकती। संविधान सभा में पंडित नेहरू के शब्द, यद्यपि हम संविधान को इतना दृढ़ और स्थायी बनाना चाहते हैं जितना हम बना सकते हैं, फिर भी संविधान में कोई स्थायित्व नहीं है। संविधान में कुछ लचीलापन होना चाहिए। यदि आप कुछ भी कठोर या स्थायी बनाते हैं तो आप राष्ट्र के विकास, जीवन के विकास आदि को रोक देते हैं। किसी भी स्थिति में हम इस संविधान को इतना कठोर नहीं बना सकते कि बदलती परिस्थितियों के अनुसार इनका पालन नहीं किया जा सके। जब विश्व में अशांति है और हम अत्यंत तीव्र संक्रमण काल से गुजर रहे हैं, तब हम जो आज करते हैं संभवतः वह भविष्य में पूर्णतः लागू नहीं कर सकते। लोकतांत्रिक गणराज्य। भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। इसका तात्पर्य यह है कि भारत की संप्रभुता भारत के लोगों में निहित है। यह सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचन प्रतिनिधि के माध्यम से स्वयं को प्रशासित करते हैं। भारत का राष्ट्रपति, जो कि देश का सर्वोच्च अधिकारी होता है, एक निश्चित समयावधि के लिए चुना जाता है। हालांकि भारत एक संप्रभु गणराज्य है, फिर भी इसकी राष्ट्रमंडल या कॉमनवेल्थ की सदस्यता जारी है। इसकी प्रमुख विशिष्ट साम्राज्य हैं। राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता एक संप्रभु गणराज्य के रूप में है और उसकी स्थिति से समझौता नहीं किया जा सकता, क्योंकि राष्ट्रमंडल मुक्त और स्वतंत्र राष्ट्रों की एक संस्थान है। ब्रिटिश साम्राज्य इस संस्थान की एकमात्र प्रतीकात्मक प्रमुख हैं। सरकार की संसदीय स्वरूप। भारत में ब्रिटेन द्वारा अपनाई गई वेस्टमिंस्टर प्रणाली को अपनाया गया है। यह सरकार की एक लोकतांत्रिक संसदीय प्रणाली है। इस प्रणाली में कार्यकारिणी विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है और यह सत्ता में केवल तब तक बनी रहती है जब तक कि इसे विधायिका का विश्वास प्राप्त होता है। भारत का राष्ट्रपति नाम मात्र का संवैधानिक प्रमुख होता है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद का गठन विधायिका से ही किया जा सकता है। इसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यदि केंद्रीय मंत्रिपरिषद सदन में विश्वास खो देती है तो यह इस्तीफा देने के लिए बाध्य होती है। राष्ट्रपति को नाम मात्र का कार्यकारी होता है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद द्वारा वास्तविक कार्यकारिणी की सलाह के अनुसार अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है। राज्य में भी सरकार संसदीय प्रकृति की ही होती है। संसदीय संप्रभुता और भारतीय संसद की स्थिति। संसदीय संप्रभुता को संसदीय सर्वोच्चता या फिर विधायी सर्वोच्चता के रूप में भी जाना जाता है। यह संसद को सर्वोच्च कानूनी प्राधिकरण बनाती है, जो किसी भी कानून को समाप्त कर सकती है या फिर नया कानून बना सकती है। तात्पर्य यह है कि संसद ऐसा कोई कानून पारित नहीं कर सकती जो कि भविष्य में स्वयं संसद द्वारा संशोधित ना किया जा सके। इसके अतिरिक्त न्यायपालिका कानून को खारिज नहीं कर सकती, अर्थात संसद द्वारा पारित किसी कानून की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। निम्नलिखित सिद्धांत संसदीय संप्रभुता के विपरीत हैं। संवैधानिक सर्वोच्चता का सिद्धांत। शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत। यह अधिकांशतः सामान्य कानून बनाने के लिए विधायिका के कार्य क्षेत्र को सीमित करता है। न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत। विधायिका द्वारा पारित कानूनों को कुछ निश्चित परिस्थितियों में अमान्य घोषित किया जा सकता है। संसदीय संप्रभुता ब्रिटिश संविधान का सिद्धांत है। यह ब्रिटेन में संसद को सर्वोच्च कानूनी अधिकार प्रदान करता है। क्या भारतीय संसद संप्रभु है? भारतीय संसद की संप्रभु स्थिति ब्रिटेन के समान निष्पक्ष और निरंकुश नहीं है, बल्कि यह संविधान के उपबंधों के अधीन है। संविधान ही भारतीय संसद को अधिकार और शक्तियां प्रदान करता है। इसकी कुछ पूर्व निर्धारित सीमाएं हैं जो कि निम्नलिखित हैं। संसद केवल उन विषयों के संबंध में कानून बना सकती है जो या तो संघ सूची में अर्थात समवर्ती सूची में निहित होता है। संसद द्वारा बनाए गए कानून उच्चतम न्यायालय की न्यायिक समीक्षा की शक्तियों के अधीन होते हैं। इसका तात्पर्य है कि यदि संसद द्वारा निर्मित कोई कानून संविधान के आधारभूत प्रावधानों के विरुद्ध है तो इससे संबंधित न्यायालय द्वारा अमान्य घोषित किया जा सकता है।
निष्कर्ष इस प्रकार ब्रिटेन की संसदीय सर्वोच्चता के सिद्धांत के विपरीत भारत में संविधान की सर्वोच्चता का सिद्धांत अपनाया गया है। संसदीय और एकात्मक विश्लेषता का मिश्रण। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। हालांकि संविधान में कहीं भी संघीय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, तथापि भारत एक संघीय गणराज्य है। कोई राज्य संघीय होता है यदि सरकार दो स्तर में विभक्त होती है और दोनों के मध्य शक्तियों का वितरण होता है। लिखित संविधान होता है जो देश का सर्वोच्च कानून होता है, अर्थात संविधान की व्याख्या केंद्र और राज्यों के मध्य विवादों के समाधान के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान होता है। भारतीय संविधान के संघात्मकता के लक्षण निम्नलिखित हैं। उपरोक्त सभी संघात्मक विशेषताएं भारतीय संविधान में निहित हैं। सरकार के दो स्तर विद्यमान हैं, एक केंद्र स्तर पर और दूसरा राज्य स्तर पर। इन दोनों के मध्य शक्तियों का वितरण का विस्तृत विवरण हमारे संविधान में किया गया है। 73वें और 74वें संविधान संशोधन के पश्चात शक्तियों को स्थानीय स्तर पर विकेंद्रीकृत किया गया है। भारत का संविधान लिखित है और यह संविधान ही देश का सर्वोच्च कानून है। एकीकृत न्यायिक पालिका के शीर्ष पर उच्चतम न्यायालय भी विद्यमान है, जो कि न्यायपालिका और विधायिका के नियंत्रण से स्वतंत्र है। भारतीय संविधान में एकात्मकता के लक्षण निम्नलिखित हैं। संघीय राज्य की इन सभी आवश्यक विशेषताओं के बावजूद भारतीय संविधान में कुछ एकात्मक प्रविष्टियां भी विद्यमान हैं। अन्य संघ जैसे कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका दोहरी नागरिकता का प्रावधान रखती है, जबकि भारत के संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है। संपूर्ण देश के लिए एक ही एकीकृत न्यायपालिका है। अखिल भारतीय सेवाएं जैसे कि भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा के प्रावधान हैं। एक अन्य एकात्मक विश्लेषण या विशेषता प्रदर्शित करते हैं। इन सेवाओं के सदस्य संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अखिल भारतीय आधार पर नियुक्त किए जाते हैं। चूंकि ये सेवाएं केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित होती हैं, अतः कुछ हद तक ये राज्यों की स्वायत्तता में बाधा उत्पन्न करती हैं। भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण एकात्मकता विशेषता आपातकाल का प्रावधान है। आपातकाल के दौरान केंद्र सरकार और अधिक शक्तिशाली हो जाती है तथा संघीय संसद को राज्य हेतु कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। यह केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करता है और केंद्र सरकार के हितों की रक्षा करने में के निमित्त होता है। उपरोक्त प्रावधान हमारे संघ की एकात्मक प्रवृत्ति को प्रकट करते हैं। निष्कर्ष। प्रोफेसर के.सी. वीरर के अनुसार भारतीय संविधान सरकारों की एक अर्ध संघीय प्रणाली है एवं इसके अतिरिक्त एकात्मक विशेषताओं के साथ एक एकात्म राज्य का प्रावधान भी करता है। भारतीय संविधान निर्माताओं ने स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है कि संघवाद और एकात्मकता के मध्य सामंजस्य विद्यमान है। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संविधान में अपनाई गई राजनीतिक प्रणाली समय और परिस्थितियों की आवश्यकता के अनुसार एकात्मकता के साथ ही संघीय हो सकती है। यह कहा जा सकता है कि भारत में केंद्रीय मार्गदर्शन और राज्य अनुपालन के साथ एक सहकारी संघवाद विद्यमान है। संयुक्त राज्य अमेरिका वास्तविक संघीय संविधान अपनाने वाला पहला देश था। इसकी संघीय संरचना अभी भी संदर्भ के रूप में यह निर्धारित करने हेतु प्रयुक्त की जाती है कि कोई भी संविधान संघीय है या नहीं। भारतीय संविधान का निर्माण जिन परिस्थितियों में किया गया था वे 1787 से निर्मित अमेरिकी संविधान की परिस्थितियों से बिल्कुल भिन्न थे। आज़ादी के समय भारत दुखद विभाजन और देश के कोने कोने विद्यमान विभाजन प्रविष्टियों का साक्षी था। इसलिए राज्यों को एक इकाई के रूप में बनाए रखने तथा अंत में अपने लोगों को एक राष्ट्र के रूप में एक साथ बनाए रखने की एक मजबूत केंद्र का निर्माण करना तात्कालीन आवश्यकता था। हालांकि संविधान के कुछ केंद्रीय प्रविष्टियां पाई जाती हैं, परंतु भारतीय राज्य में भी शक्तियां और स्वायत्तता का एक उच्च स्तर निहित है। भारतीय विधि आयोग के अनुसार एक मजबूत संघ और मजबूत राज्य के मध्य कोई विरोधाभास नहीं होता। उपरोक्त विचार विमर्श को संभव प्रोफेसर अलेक्जेंड्रोविच के शब्दों
में सर्वश्रेष्ठ रूप से संप्रेषित किया जा सकता है। इन्होंने कहा था कि भारत एक संघ है, परंतु एक सुई जेनेरिस संघ है, अर्थात अपने ही प्रकार का संघ या एक अद्वितीय संघ है। असम्मितीय संघवाद। भारत के संविधान में कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। जम्मू कश्मीर राज्य को अनुच्छेद 370 के अनुसार विशेष राज्य का अधिकार दिया गया था। साथ ही भारतीय संविधान के सभी उपबंध जम्मू कश्मीर राज्य पर लागू नहीं होते थे, लेकिन अब होते हैं। इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र, गुजरात अनुच्छेद 371, नागालैंड 371A, असम 371B, मणिपुर अनुच्छेद 371C, आंध्र प्रदेश अनुच्छेद 371D एवं 371E, सिक्किम अनुच्छेद 371F, मिजोरम अनुच्छेद 371G, अरुणाचल प्रदेश अनुच्छेद 371H और गोवा अनुच्छेद 371I के लिए भी विशेष उपबंध विभिन्न राज्यों की प्रादेशिक समस्याओं और मांगों के कारण बनाया गया है। इन सब विशेषताओं के कारण ही भारतीय संघवाद को सममितीय संघवाद के नाम से जाना जाता है। मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान का आधारभूत ढांचा यह पुष्ट करता है कि प्रत्येक व्यक्ति को कुछ आधारभूत अधिकार प्राप्त हैं। इन अधिकारों की चर्चा संविधान के भाग 3 में की गई है, जिन्हें मूल अधिकार के रूप से जाना जाता है। मूल रूप से संविधान में 7 मूल अधिकारों की श्रेणी थी, परंतु अब यह संख्या 6 ही रह गई है। यह समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक विचारों का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 31 मूलतः यह एक मूल अधिकार था, परंतु 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 द्वारा इसे हटा दिया गया। वर्तमान में यह केवल एक कानूनी अधिकार है। मूल अधिकार राज्य के नकारात्मक दायित्वों के रूप में वर्णित है। यह राज्य की सत्ता के विरुद्ध सीमाओं के रूप में कार्य करता है। मूल अधिकार न्यायोचित हैं। इन अधिकारों में से किसी एक का भी अतिक्रमण होता है तो कोई भी व्यक्ति उच्चतर न्यायपालिका अर्थात उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में अपील दायर कर सकता है। मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत सीधे उच्चतम न्यायालय में जाने के अधिकार की गारंटी देता है। हालांकि भारत में मूल अधिकार असीमित नहीं है। राज्य और समाज की सुरक्षा और अन्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इन पर उचित प्रतिबंध लगाया जा सकता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। संविधान की एक अनूठी विशेषता इसमें सम्मिलित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं। ये सिद्धांत सरकार के लिए निर्देशात्मक प्रकृति के होते हैं, जिन्हें सरकार सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए लागू कर सकती है। इसमें सम्मिलित महत्वपूर्ण सिद्धांत जीविका के लिए पर्याप्त साधन, पुरुषों और महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन, लोकहित के लिए धन का वितरण, निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, काम का अधिकार, वृद्ध अवस्था, बेरोजगारी, बीमारी, विकलांगता की स्थिति में सार्वजनिक सहायता, ग्राम पंचायतों का गठन, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान आदि हैं। इन सिद्धांतों में से अधिकांश भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाने में मदद करते हैं। हालांकि ये न्यायोचित नहीं है, फिर भी इन सिद्धांतों को देश के शासन के लिए आधारभूत कहा गया है। मूल कर्तव्य। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान में राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार मूल कर्तव्य के लिए एक नया भाग 4A को जोड़ा गया है। संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने का उद्देश्य नागरिकों को यह स्मरण कराना है कि जिस प्रकार नागरिक अपने अधिकारों का आनंद लेते हैं, उन्हीं प्रकार अपने कर्तव्यों का पालन भी करना चाहिए, क्योंकि अधिकार और कर्तव्य सहबद्ध होते हैं। पंथ निरपेक्ष राज्य। एक पंथ निरपेक्ष राज्य ना तो धार्मिक होता है, ना ही अधार्मिक या फिर धार्मिक विरोधी, बल्कि यह धर्म के मामले में तटस्थ रहता है। भारत का कई धर्मों का होना देश होने के कारण संविधान में संस्थापकों ने इसे पंथ निरपेक्ष राज्य बनाने का उचित प्रयास किया है।
भारत एक पंथनिरपेक्ष राज्य है क्योंकि यह धर्म के आधार पर लोगों के मध्य किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करता। यह ना तो किसी धर्म को प्रोत्साहित करता है और ना ही किसी धर्म को हितोत्साहित करता है। इसके विपरीत संविधान में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार सुनिश्चित करता है और कभी भी धार्मिक समूह से संबंधित लोगों को उनकी पसंद के धर्म को मानने, आचरण करने या प्रसार करने का अधिकार भी देता है। स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं एकीकृत न्यायपालिका। हमारे संविधान में न्यायपालिका को एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है और इन्हें विधायिका और कार्यपालिका से स्वतंत्र भी रखा गया है। भारत का उच्चतम न्यायालय एक एकीकृत न्यायपालिका यह प्रणाली के शीर्ष पर स्थित है। यह भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा की गारंटी देता है और संविधान के संरक्षण के रूप में कार्य करता है। यदि विधायिका द्वारा पारित कोई भी कानून कार्यपालिका द्वारा की गई कोई भी कार्यवाही संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करती है तो उसे उच्चतम न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया जा सकता है। एकल नागरिकता। भारत का संविधान एकल नागरिकता को मान्यता देता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। भारत में हम केवल भारत के नागरिक हैं, ना कि संबंधित राज्य या उसमें निवास करते हैं जिसमें हम निवास करते हैं। यह प्रावधान राष्ट्र की एकता और अखंडता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण होता है। अलग अलग क्षेत्रों में लोगों के लिए बंधुता को बढ़ावा देता है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। भारत के संविधान में सार्वभौमिक मताधिकार का उल्लेख किया गया है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के तहत सभी वयस्क नागरिकों को उनके धर्म, जाति, लिंग, नस्ल, रंग आदि के आधार पर कोई भी विभेद किए बिना चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार प्रदान किया गया है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रदान करने का मुख्य उद्देश्य भारतीय संविधान निर्माताओं का उदारवादी विचारों से अत्यधिक प्रभावित होना होता है। सभी नागरिकों को समान राजनीतिक अधिकार प्रदान करना जिससे राष्ट्र की भावना का विकास हो सके। मूल संविधान में वयस्कता की आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई थी, जिसे 61वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। आपातकालीन शक्तियाँ। भारतीय संविधान में आपातकालीन शक्तियों का प्रावधान किया गया है। यह प्रावधान देश को उसके समक्ष उपस्थित किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सक्षम बनाती है। आपातकालीन स्थितियां भारत के राष्ट्रपति में निहित होती हैं। संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल का उल्लेख किया गया है। राष्ट्रीय आपातकाल, जिसको अनुच्छेद 352 में बताया गया है। संवैधानिक तंत्र की विफलता अनुच्छेद 356 में दी गई है और वित्तीय आपातकाल 360 में दिया गया है। शक्तियों का पृथक्करण। शक्तियों के पृथक्करण की संकल्पना के पीछे की मूल धारणा यह थी कि शक्तियों का केंद्रीकरण जब एक व्यक्ति या एक समूह में हो जाता है तो वह सरकारी मशीनरी का उपयोग जनहित के स्थान पर व्यक्तिगत हित में करने लगता है। शक्तियों का पृथक्करण किसी भी व्यक्ति या समूह के हाथों में सत्ता के संकेंद्रण को रोकने का एक तरीका होता है, जिससे कि सत्ता का दुरुपयोग कठिन हो जाता है। इसके अनुसार राज्य सत्ता एकल इकाई नहीं बल्कि विभिन्न राज्य निकायों द्वारा एक दूसरे से स्वतंत्र रहकर किए जाने वाले विभिन्न सरकारी कार्य अर्थात विधायी, कार्यकारी और न्यायिक का सम्मिश्रण होती है। विधायिका कानून का निर्माण करती है और कार्यपालिका कानूनों को लागू करती है और न्यायपालिका इन कानूनों की व्याख्या करती है। शक्ति पृथक्करण की परंपरा विचार मॉन्टेग्यू द्वारा 1748 में प्रकाशित अपनी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ द लॉज में दिया गया था। इन्होंने सरकार के 3 अंगों अर्थात कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों और कार्यों के सख्त एवं निष्पक्ष पृथक्करण की वकालत की थी। इन तीनों पृथक कार्यों के मध्य शक्तियों का वितरण इस प्रकार होगा कि उसके प्रकार पूर्णतः पृथक हो और इसके प्रकारों में कोई भी व्यापन या ओवरलैपिंग ना हो सके। हालांकि भारत का संविधान शक्तियों के विभाजन के सिद्धांत के संदर्भ में एक समकालीन दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। हमारे संविधान के तहत शक्तियों का कठोर पृथक्करण सिद्धांत और व्यवहार दोनों में व्याप्त नहीं है, चूँकि संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका और मंत्रिपरिषद जैसे कि भारत और ब्रिटेन में विधायिका का भी भाग लागू होता है। इसलिए यहाँ शक्तियों का कठोर और पृथक्करण मौजूद नहीं हो सकता।
वस्तुतः भारत के संविधान ने शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के साथ नियंत्रण एवं संतुलन के सिद्धांत को भी अपनाया है। इस सिद्धांत के तहत सरकार के अलग अलग अंग जैसे कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका एक दूसरे को नियंत्रण में रखते हैं। इसलिए भारत में सरकारों का प्रत्येक अंग अपने कार्य क्रियाकलाप के दौरान दूसरे अंग के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करते। हालांकि लेकिन ठीक उसी समय यह सुनिश्चित करना भी आवश्यक होता है कि सरकार के दूसरे अंग शक्तियों का दुरुपयोग ना कर सकें या उसके अधिदेश की सीमा का अतिक्रमण ना कर सकें। इस संबंध में एक महत्वपूर्ण प्रश्न राज्य के इन तीनों अंगों के बीच संबंध का होता है, अर्थात क्या इन तीनों अंगों के बीच शक्तियां पूरी तरह पृथक होनी चाहिए या उनके बीच समन्वय होना चाहिए। डॉक्टर दुर्गादास बसु के शब्दों में, जहाँ तक न्यायपालिका का संबंध है, इस सिद्धांत का अनुप्रयोग शक्तियों का पृथक्करण का सिद्धांत में दो प्रस्ताव निहित हो सकते हैं। सरकार के तीनों अंग विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में कोई भी एक अंग समुचित रूप से अन्य दोनों अंगों में से किसी के भी अंतर्गत आने वाली शक्तियों का उपयोग नहीं कर सकता। विधायिका अपनी शक्तियों का प्रत्यायोजन नहीं कर सकती। किसी उच्च अधिकारी द्वारा अधीनस्थ अधिकारियों को विशिष्ट सत्ता या प्राधिकार प्रदान करना प्रत्यायोजन कहलाता है। यह महत्वपूर्ण तथ्य समयोचित शब्द है जो कि शक्तियों के एक व्यापक पृथक्करण को ध्यान में लाता है, जहां सरकार के किसी अंग को प्रदत्त मुख्य कोर प्रकार एक ही है। हालांकि कुछ विषयों के सीमावर्ती क्षेत्रों को लेकर कुछ व्याप्तियां हो सकती हैं। इन कानून पहलुओं पर न्यायालय की राय यह है कि भारतीय संविधान में शक्तियों का व्यापक पृथक्करण निहित है। स्वतंत्र अभिकरण की व्यवस्था। भारतीय संविधान में दिए गए कुछ विशिष्ट कार्यों को संपादित करने के लिए स्वतंत्र अभिकरणों की भी व्याख्या की गई है। हालांकि भारतीय शासन अधिनियम 1935 में भी ऐसे अधिकरण की व्याख्या की गई है जिनमें से कुछ अधिकरण निम्नलिखित हैं। निर्वाचन आयोग, यह संसद और राज्य विधानमंडल और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की व्यवस्था करता है। इस संस्थान को कार्यपालिका के नियंत्रण से मुक्त रखने के लिए संविधान के कुछ प्रावधान किए गए हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, यह संघ और राज्य के वित्त एवं लेखा परीक्षक करता है तथा उनको नियंत्रित करता है। इसे भी संघीय एवं राज्यों की कार्यपालिका के नियंत्रण से मुक्त रखने के लिए संविधान में व्यवस्था की गई है। संघीय एवं राज्य लोक सेवा आयोग, यह क्रमशः केंद्रीय एवं राज्य सरकारों की उच्चतर सेवाओं के लिए अभ्यर्थियों की भर्ती हेतु परीक्षाओं का संचालन एवं उनकी नियुक्ति की संस्तुतियां करती हैं। भारतीय संविधान के स्रोत। भारतीय संविधान इस संदर्भ में भी अद्वितीय है कि इसके निर्माण में विश्व के कई देशों के संविधानों का सहारा लिया गया है। हमारे संविधान निर्माता सभी ज्ञात शासन विधानों के कार्यकरण से प्राप्त अनुभवों को अपने संविधान में संजोना चाहते थे। यह उल्लेखनीय है कि अन्य देशों के संविधान से विभिन्न प्रावधानों को ग्रहण करना उनकी नकलची मानसिकता का परिचय नहीं है, बल्कि उनका उद्देश्य भारतीय परिप्रेक्ष्य समस्याओं और आकांक्षाओं को पूरी करने वाले विश्व के सर्वोत्तम संवैधानिक प्रावधानों को ग्रहण करना था। हमारे संविधान के मूल अधिकार और सर्वोच्च न्यायालय संबंधी व्यवस्थाओं पर संयुक्त राज्य अमेरिका का राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों पर आयरलैंड का आपातकालीन व्यवस्था पर जर्मनी का और विधायी शक्तियों के वितरण पर कनाडा का और संसदीय संस्थाओं पर ब्रिटेन का स्पष्ट प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। इसके अतिरिक्त हमारे संविधान निर्माताओं ने भारतीय शासन अधिनियम 1935 के बहुत से प्रावधानों को शब्दशः ले लिया गया है। 1935 के अधिनियम के मुख्य प्रावधानों में संघ तथा राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन और राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, जन अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की रक्षा, उच्चतम न्यायालय की अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण और संघ का राज्य के शासन में हस्तक्षेप, द्विसदनीय व्यवस्थापिका आदि सम्मिलित किए गए हैं। भारतीय संविधान के विदेशी स्रोतों को संक्षिप्त में निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है। पहले आते हैं देश और उनसे ग्रहण किए गए प्रावधान।
पहला है यूनाइटेड किंगडम। इनसे संकेतात्मक प्रमुख राष्ट्रपति जैसे कि ब्रिटेन के साम्राज्ञी की स्थिति है। विधि के शासन का विचार, कानून निर्माण की विधि, मंत्रियों की कैबिनेट प्रणाली, प्रधानमंत्री का पद, शासन का संसदीय स्वरूप, द्विसदनीय व्यवस्थापिका, एकल नागरिकता, निम्न सदन अधिक शक्तिशाली होना, मंत्री परिषद निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी, लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियां और उनकी भूमिका, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का निर्णय। देखो, यूनाइटेड किंगडम मतलब ब्रिटेन से लेंगे हम इसको, है ना, ब्रिटेन से इसको रिलेट करेंगे। तो ब्रिटेन ने हम पे शासित किया तो मतलब एक संकेत दे दिया ना कि भाई एक राष्ट्रपति भी होता है, जैसे कि ब्रिटेन में होता है साम्राज्य, तो राष्ट्रपति दे दिया। विधि, उनने विधि से शासन किया था, विधि के शासन के विचार, कानून निर्माण की विधि बताई कि कैसे कानून निर्माण करना है, कैसे मंत्री कैबिनेट प्रणाली होगी, मंत्री का पद कैसे मतलब प्रधानमंत्री का पद कैसे होगा, सरकार की संसदीय स्वरूप कैसा होगा, द्विसदनीय विधायिका होगी, एकल नागरिकता होगी लोगों की, इसमें 2 सदन होंगे तो निम्न सदन को ज़्यादा शक्तियां होंगी, मंत्रिपरिषद हमेशा निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होगी, लोकसभा का अध्यक्ष के पास शक्तियां होंगी और उसकी अलग भूमिका होगी, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जो जीतेगा वह जीता माना जाएगा। ऐसा हमने लिया है यूनाइटेड किंगडम से। अब आता है संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका बहुत बड़ा है, ज़्यादा शक्तियाँ उसके पास हैं, तो वो भैया क्या लिख के रखेगा ना हर चीज़, तो लिखित संविधान अमेरिका से लिया है। उसके पास अलग से एक प्रस्तावना या फिर उद्देशिका है, तो अमेरिका से प्रस्तावना ली है। उसके पास अधिकार है, वो सबको अधिकार देता है, तो मूल अधिकार, राष्ट्रपति की स्थिति, राज्य के कार्यकारी प्रमुख और सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है राष्ट्रपति। तो हमने राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से, लेकिन उसको शक्तियाँ या जो सशस्त्र बलों के सर्वोच्च अधिकारी हैं वह अमेरिका को देख के बनाया है। राज्यसभा हमने कहाँ से ली है? अमेरिका से ली है। और लोकसभा कहाँ से ली थी? ब्रिटेन से ली थी। अमेरिका से राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष के रूप में उपराष्ट्रपति कार्य करेगा। राज्यों से संबंधित प्रावधान अमेरिका से लिए हैं, क्योंकि अमेरिका के पास ही बहुत सारे राज्य हैं, राज्यों के संघ है, तो राज्यों से संबंधित जितने भी प्रावधान हैं अमेरिका से लिए हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति तो ब्रिटेन ने लागू कर दिया, लेकिन हटाएंगे कैसे? तो महाभियोग करके उन पर हटाएंगे। और कौन बता रहा है? अमेरिका बता रहा है। उच्चतम न्यायालय किसने बताया है? अमेरिका ने, कि भैया ऐसा ना हो कि संसद है वह कोई भी नियम बना ले, तो उसको कम करने के लिए संसद के पावर को हमने क्या बनाया है? उच्चतम न्यायालय बनाया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता की मतलब उस न्यायपालिका को भी हमने हर चीज़ से स्वतंत्र रखा है। न्यायिक समीक्षा की शक्ति मतलब कोई भी है वो अपने निर्णय की या फिर संसद की विधि की न्यायिक समीक्षा कर सकता है। सारी शक्तियाँ किसको दी गई? उच्चतम न्यायालय को दी गई हैं। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पदच्युति मतलब पद को कैसे त्यागेंगे, तो मतलब वो भी हावी ना हो जाए, तो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय को कैसे पद से हटाया जाएगा, ये भी हमने अमेरिका से लिया है। देखते हैं क्या क्या लिया है अमेरिका से। पहला आता है लिखित संविधान, प्रस्तावना, मूल अधिकार, राष्ट्रपति की स्थिति के राज्य कार्यकारी प्रमुख एवं सशस्त्र सेना के सर्वोच्च सेनापति के रूप में, राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष के रूप में उपराष्ट्रपति, राज्यों से संबंधित प्रावधान, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उच्चतम न्यायालय, न्यायपालिका की स्वतंत्रता एवं न्यायिक समीक्षा की शक्तियाँ, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पदच्युति। अब आता है यूएसएसआर या सोवियत संघ। तो मूल कर्तव्य सोवियत संघ से लिए गए हैं और प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की जो आदर्श हैं वो भी हमने सोवियत संघ से लिए हैं। कौन कौन से? मूल कर्तव्य, प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ऑस्ट्रेलिया, इससे हमने समवर्ती सूची का प्रावधान लिया है। समवर्ती सूची हमने कहाँ से ली है? ऑस्ट्रेलिया से ली है। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली है, जबकि प्रस्तावना हमने कहाँ से लिया है? अमेरिका से, और उसकी भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली है। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। व्यापार, वाणिज्य एवं समागम संबंधी प्रावधान भी हमने कहाँ से लिए हैं? ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं। जापान, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, हम पान कैसे बनाते हैं? विधि के द्वारा बनाते हैं, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से। यह विधि इसके द्वारा या जिसके आधार पर उच्चतम न्यायालय कार्य करता है वो भी उच्चतम न्यायालय हमने कहाँ से लिया है? अमेरिका से। उसके राष्ट्र मतलब उच्चतम न्यायालय और जो उच्च न्यायालय है उनके पदच्युति का भी अधिकार हमने अमेरिका से लिया है, लेकिन वह कार्य कैसे करेगा? तो वह जापान से लिया है। जर्मनी का वाइमर गणराज्य, आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निर्बंधन, मतलब आपातकाल की स्थिति हो जाएगी तो मूल अधिकारों का निलंबन हो जाएगा। यह हमने कहाँ से लिया है? जर्मन के वाइमर संविधान या फिर गणराज्य से लिया है। कनाडा या कनाडा,
एक मजबूत केंद्र के साथ स्थायी योजना बनाता है कि मतलब केंद्र ज़्यादा स्थायी होगा। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण, अब देखो राज्यों के अलग अलग प्रावधान दिए थे अमेरिका के द्वारा, लेकिन केंद्र और राज्य के बीच में संबंध कैसे होंगे ये हमें कनाडा से पता चलते हैं। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, मतलब केंद्र को मजबूत रखा गया है, राज्य और केंद्र के बीच में शक्तियों का वितरण भी किया गया है और केंद्र को अवशिष्ट शक्तियाँ भी दी गई हैं कनाडा के संविधान के द्वारा। आयरलैंड, यह राज्य के नीति निर्देशकों की अवधारणा, आयरलैंड ने यह अवधारणा स्पेन से ग्रहण की थी। देखो स्पेन से ग्रहण की थी नीति निर्देशक सिद्धांत, किसने? आयरलैंड से। और आयरलैंड ने किसको दिए हैं? वो भारत को दिए हैं। तो आयरलैंड ने स्पेन से ग्रहण किए और भारत ने आयरलैंड से ग्रहण किए हैं नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा। राष्ट्रपति का निर्वाचन की प्रणाली किसने से ली है? आयरलैंड से। राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन से लिया गया है। उसके लिए जो सर्वोच्च बनाया गया है सेनापति का सर्वोच्च बनाया गया है अमेरिका ने, और उसको निर्वाचन की पद्धति आयरलैंड से ली है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन भी हमने आयरलैंड से लिया है। फ्रांस, गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली ली है कि भैया हमारा फ्रांस कैसा है? गणतंत्रात्मक है, तो वो भी हमने गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली फ्रांस से ली है। दक्षिण अफ्रीका, संविधान संशोधन की प्रक्रिया भी हमने कहाँ से ली है? दक्षिण अफ्रीका से ली है। इसके साथ आज का वीडियो हमारा कंप्लीट होता है गाइज। यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ गाइज पहले ये वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ नाइस डे।